नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार का एंटी नक्सल ऑपरेशन अपने निर्णायक मोड पर है। एक के बाद एक एनकाउंटर, बड़े बड़े नक्सली सरेंडर और जंगलों में सुरक्षा बलों का दबदबा दिखाई दे रहा है। राजनांदगांव में भी सुरक्षा बलों को बीते दिन बड़ी कामयाबी मिली। 1 करोड़ के इनामी रामधेर समेत 12 शीर्ष नक्सली नेताओं ने हथियार डाल दिए। कुल मिलाकर जैसे जैसे सरकार की तय डेडलाइन 31 मार्च 2026 नक्सलवाद समाप्ति की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में सियासत की जमीन भी गर्माती जा रही है और सवाल भी उठ रहे हैं कि जंगलों में अब वे कौन कौन से कद्दावर नक्सली बचे हैं जो लाल आतंक की कमान संभालने की कोशिश कर सकते हैं। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मोर्चे पर हर दिन हलचल बढ़ती जा रही है और 31 मार्च 2026 की तय डेडलाइन से पहले सुरक्षा एजेंसियां एक के बाद एक बड़ी कामयाबी दर्ज कर रही है। सोमवार को राजनांदगांव में 1 करोड़ के इनामी रामधेर समेत 12 नक्सलियों नेताओं के आत्मसमर्पण ने साफ इशारा दे दिया कि लाल आतंक की कमर अब पूरी तरह टूटने लगी है। इससे पहले महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक कई कुख्यात नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट चुके हैं। यानी मैदान में सुरक्षा बलों का दबदबा है और जंगल में नक्सलियों का मनोबल टूटता दिख रहा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही तीखा है, क्योंकि अब भी कुछ बड़े नक्सली ऐसे हैं जो लाल आतंक की बागडोर संभालने की कोशिश में जुटे हैं। और यही सवाल अब सबसे बड़ा खतरा भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। राजनांदगांव में केंद्रीय समिति सदस्य रामधेर समेत 12 नक्सलियों का सरेंडर। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के सिर पर कुल 2 करोड़ 95 लाख का इनाम, 3 AK-47, 3 इंसास राइफल, 2 303 राइफल समेत 10 हथियार समेत सरेंडर। सुरक्षा बलों का अब ध्यान उन कमांडरों पर है जो अभी तक जिंदा बताए जा रहे हैं। हिडमा की मौत के बाद बारसे देवा कभी भी कर सकता है सरेंडर। पापाराव, गणपति जैसे खूंखार नक्सलियों को खोज रहे सुरक्षा बल। पूरे मामले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि एमएमसी जोन पूरी तरह क्लियर हो गया है। वहीं नक्सलियों के सरेंडर को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तो जगदलपुर भी गए थे, लेकिन क्यों सरेंडर नहीं करवा पाए, इसका जवाब दें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने तो एक डेडलाइन भी तय कर दिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। एमएमसी जोन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। इस जोन की पूरी टीम ने, एक टीम ने मध्य प्रदेश, एक टीम ने महाराष्ट्र और एक टीम ने छत्तीसगढ़ में पुनर्वास किया। आज सुबह जो घटनाक्रम हुई है, इसके पीछे अनेक लोगों ने अनेक दिनों तक काम किया है और एक आज बड़ा सुखद समाचार ये रहा कि सीसी मेंबर रामधेर वो सुबह हमारे बकरकट्टा थाने में पहुंच करके उन्होंने पुनर्वास किया है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तो जगदलपुर भी गए थे, क्यों सरेंडर नहीं कराया, जरा पूछ लीजिए आप उनसे। 210 नक्सलियों को सरेंडर कराने जगदलपुर गए थे ना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों, पूरी मंत्रिमंडल गए थे। क्या कर रहे थे जगदलपुर के एयरपोर्ट में 1.5-2 घंटे तक? मुख्यमंत्री को जाके तो कुछ हथियार लेना चाहिए। अगर कोई बड़ा लीडर आत्मसमर्पण कर रहा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाकायदा AK-47 ले रहे हैं और हमारा मुख्यमंत्री दूर भाग रहे हैं, क्या कारण है? नक्सलवाद पर सुरक्षा बलों की लगातार सफलता ने बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के समीकरण बदल दिए हैं। अब उजमाड़ की घनी घाटियों से लेकर कोंटा के दुर्गम धूर इलाकों तक जवान न सिर्फ सीधे नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उन्हें चुनौती दे रहे हैं, बल्कि उनके पूरे नक्सली तंत्र को हिला चुके हैं। हालात यह है कि लाल आतंक के पास अब समर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है और उसी अनुपात में सियासत का तापमान भी चढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। और आपने देखा इस पूरी रिपोर्ट को, समझा क्या कुछ चल रहा है, सियासी बयानबाजियां भी हमने आपको सुनवाई। अब 3 खास मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। वात्सल्य मूर्ति जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अभिनय दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के।
राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साहित्यकार हैं बस्तर से। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी मेहमानों का। और शुरुआत करते वात्सल्य जी आपसे, जिस प्रकार से बीते दिनों भी हमने देखा सरेंडर प्रक्रिया लगातार जारी है, नो डाउट कुछ घटनाएं भी सामने आई हैं। हमने देखा किस प्रकार से ठेकेदार की निर्ममता से हत्या कर दी गई, पर अभी यह संघर्ष ऐसा लगता है कि जारी रहेगा, कुछ कुछ चलता रहेगा। लेकिन हाँ, नक्सलवाद खत्म हो रहा है ये हम कह सकते हैं, इसको लेकर तो कोई शंका नहीं है। वात्सल्य जी। निश्चित तौर पर विवेक जी, मैं तो कहूंगा ऐसा शायद भारत के विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 1 साल पहले टारगेट बनाकर बैकवर्ड प्लानिंग के साथ नक्सलवाद के उन्मूलन की पूरी प्लानिंग की का क्रियान्वयन जमीन पर हुआ है। और आज की स्थिति देखकर, जैसे मैं बताऊं आपको, ये जो एमएमसी जो जोन हम बात कर रहे हैं, ये एक समय था जब हम भी बच्चे थे और सुना करते थे कि ये भारत का सबसे खतरनाक और खूंखार जोन में से एक था। आज यहाँ पूरे तरीके से नक्सली आज की डेट में, अगर मैं आज की बात करूं, समाप्त हो चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं एक जो बड़ी वजह है, जो सबसे बड़ी वजह है इसकी, निश्चित तौर पर हम भी ये मानते हैं हमारे जो सुरक्षा बल है उन्हें पूरा क्रेडिट जाना चाहिए। मगर जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो इतनी जो खूबसूरत और इतनी सुनियोजित जो ये पुनर्वास की योजना बनाई गई है विवेक जी, जिसकी वजह से, जैसे आपके मैं मीडिया में सुन रहा था, शुरुआत में आपने कहा कि अब कौन लीडरशिप लेगा, अब कौन आगे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है विवेक जी। आज जो है नक्सली के जितने भी 2-3 बड़े लीडर आज बचे हैं, वो भी इसी प्लानिंग में है कि किस तरीके से इस पुनर्वास की योजना, क्योंकि जब ये लोग पूरे गुट के साथ आत्मसमर्पण करते हैं ना, तो इन्हें दुगनी राशि दी जाती है। अच्छा, अगर ये सिंगल समर्पण करते हैं तो सिंगल राशि दी जाती है, मगर अगर ये पूरे गुट के साथ, राजीव रंजन जी बताएंगे, पूरे गुट के साथ जब आत्मसमर्पण करते हैं तो इन्हें दुगनी राशि दी जाती है। उसके साथ साथ जो बहुत सारी 10,000 रुपए 3 साल तक दिए जाते हैं, जमीन मुफ्त, इनका घर मुफ्त, अगर ये व्यापार चालू करना चाहें तो ट्रेनिंग मुफ्त, सब्सिडी मुफ्त। आज मैं आपको बताऊं, नियत नेल्लानार योजना के तहत, आप मुझे 1 मिनट का और समय देंगे, आज लगभग 1 लाख राशन कार्ड, जहां पर कभी तिरंगा नहीं लहराया करता था, जहां संविधान लागू नहीं होता था, वहां 1 लाख राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं, फ्री राशन मिल रहा है। लगभग 50,000 आयुष्मान कार्ड, लगभग 80,000 आधार कार्ड बने जा चुके हैं, लगभग 6,000 जो है किसान सम्मान निधि कार्ड इश्यू हो चुके हैं, लगभग 2400 उज्ज्वला गैस योजना के हितग्राही वहां पर हैं, और हर गांव को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा डेवलपमेंट के लिए। तो इतनी खूबसूरत जब योजना बनाई जा रही है, साथ ही साथ में सुरक्षा बल कह रहे हैं भाई अगर आप रेड कार्पेट स्वागत नहीं करते हो तो सुरक्षा बलों की बंदूक आपका स्वागत करेगी। तो ये दूसरा मुख्य कारण है जो मेरी वजह से, और कोई नक्सली लीडरशिप अब खड़ा नहीं होगा, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। जितने भी 3-4 लोग बचे हैं वो इसी प्लानिंग में है कि किस तरह से वो मुख्य धारा में आए और सरकार की इस जो पुनर्वास की योजना है इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। ठीक है, अब पूछ लेते हैं हम अभिनय जी से कि उनका क्या रुख है, ये पूरी कार्रवाई दुबे जी आपको क्या नजर आती है, जो चल रहा है वो कितना मुफीद है? देखिए, नक्सलवाद से अगर मुझे तो निजी क्षति हुई है, मेरे बड़े भाई स्वर्गीय श्री योगेंद्र शर्मा जी की हत्या हुई थी झीरम घाटी कांड में, मैंने अपना भाई खोया है। और तो छत्तीसगढ़ चाहता है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो, नक्सल मुक्त हो हमारा छत्तीसगढ़, हम सब चाहते हैं, कोई ये नहीं कहता नहीं चाहते। अब ये सोचिए 2018 में अपन आते हैं जब माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, जब उन्होंने, अब गौर करिएगा, बस्तर में जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा, मूर्ति जी ने, कि तिरंगा नहीं लहराता था, बस्तर में 6 गांव ऐसे हैं जहां रमन सिंह जी के राज में एक बार भी झंडा नहीं फहराया गया। वो 6 गांव में कलेक्टर कमिश्नर पहुंच करके गांव में झंडा फहरा के दिए। जो वनोपज है, वनोपज पे हम लोगों ने जो मूल्य मिलता था वहां के आदिवासियों को, वो हमने दुगना किया। बस्तर के आदिवासी मूलतः जो हैं स्वास्थ्य के लिए पीछे रहते थे हमेशा। हमने जहां जहां भी हाट बाजार लगता था बस्तर में, वहां पे हमने स्वास्थ्य वैन भेजे और लोगों को इलाज कराने के लिए मुफ्त सुविधाएं दी, और सड़क, शिक्षा, इन सब में हम लोगों ने काम किया। तो जब वहां के लोग, बस्तर के लोग जब जागरूक हुए और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से जब आगे बढ़े, तो उनको लगा कि भाई हाँ, अब नक्सलवाद से जो नक्सली जो उनको अगर किसी को बहका रहे हैं, भुसला रहे हैं, तो उनसे उन्होंने दूरी की, और धीरे करते करते आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं कि नक्सलवाद पे खात्मा की बात हम जो कर रहे हैं ये हो रहा है।
इसका सबसे बड़ा कारण ये कहता हूं कि जो इच्छा शक्ति है, जो माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में जब शुरू हुआ था काम, और उसकी ये वानगी है कि आज हम सब ये बात कर रहे हैं कि नक्सल मुक्त बस्तर हो। और अगर नक्सल मुक्त बस्तर हो रहा है, अगर वहां का विकास हो रहा है, तो विकास मूल रूप से वहां के जो आदिवासी हैं उनका होना चाहिए। वहां की जंगल जमीन, वहां का खनिज, वहां पे अगर फैक्ट्री लग रही है या नगरनार स्टील प्लांट है, तो वहां के लोगों का पहला अधिकार है, उनको वहां पे अधिकार मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जल जंगल जमीन, ये लड़ाई भी इसी को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन फिर ये लड़ाई बदलती चली गई, हथियार इस तरह से थाम लिए गए कि पूरी व्यवस्था के खिलाफ सब कुछ होता चला गया। राजीव जी भी हमारे साथ हैं और बहुत बेहतर हमारे दर्शक भी सुनना चाह रहे हैं उनको। राजीव जी, अब वर्तमान परिदृश्य क्या कहता है? बहुत कुछ हमने खो दिया, हमारे बहुत वीर जवानों ने शहादत भी दे दी, बहुत आदिवासियों का भी नरसंहार हुआ, लेकिन बहुत से आंकड़े हमारे सामने नहीं आ पाए। पर जब हम इस पूरे दृश्य को खत्म होता हुआ देखेंगे तो हमारे पास याद करने के लिए भी बहुत कुछ होगा, जो सदियों तक याद रखा जाएगा। राजीव जी। बिल्कुल विवेक जी, आप अगर ये देखें कि ये जो समय है जहां हम लोग इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं, जितने भी माओवाद से जुड़े हुए आंदोलन हुए, चाहे वो तेभागा हो, चाहे वो तेलंगाना का मूवमेंट हो, चाहे वो नक्सलबाड़ी हो, सब इतिहास का हिस्सा बन गए। लेकिन ये हमेशा ये माना जाता रहा कि कोंडापल्ली सीतारामैया ने जिस तरीके से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया और जिस तरीके से इसको फैलाया, और बाद में 2005 में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बनी और जितने भी उनके देश भर के धड़े थे सब इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होने के बाद बहुत शक्तिशाली स्वरूप में वो सामने आए, तो एक बार के लिए ये मान लिया गया था कि छत्तीसगढ़ में और कम से कम अबूझमाड़ परिक्षेत्र में तो माओवादियों की अपनी जो समानांतर सत्ता जिस तरीके से स्थापित हो गई थी, उसको उखाड़ फेंकना लगभग असंभव। और सच बात यह है कि व्यवहारिक रूप से वो असंभव भी थी, क्योंकि वो टेरेन ऐसा था कि जिसके कारण कि आप जो है वहां हमारी फोर्स सीधे सीधे उसका सामना नहीं कर सकती थी, सीधे सीधे उसके भीतर प्रवेश नहीं हो सकती थी। बहुत योजनाबद्धता के साथ, एरिया डोमिनेशन के साथ, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कैंप दर कैंप बना करके आगे बढ़ते हुए जो है माओवाद को जमीन छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। और जब सारी दुनिया ये सोच रही थी कि माओवाद से लड़ाई जब पहले देश भर में समाप्त हो जाएगी तो आखिरी लड़ाई अबूझमाड़ में होगी, उलट हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत खूबसूरत रणनीति बनाई और पहली लड़ाई ही अबूझमाड़ में स्थापित की, से शुरू की, जहां से जो अबूझमाड़ का जो आधार क्षेत्र है माओवादियों का, जब वो खाली हुआ तो उनके पास और कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां वो छुप सकते थे, जहां से वो अपनी गतिविधि जारी रख सकते थे जी। आधार इलाका छिन जाना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था, जिसके कारण माओवाद पूरी तरीके से समाप्त होने की कगार पर गया। बसवा राजू को इसीलिए छत्तीसगढ़ के जंगल को छोड़ करके भागना पड़ रहा था और वो एनकाउंटर में मारा गया। और केवल बसवा राजू ही क्यों, जितने भी बड़े जो माओवादी थे जिन्होंने की बंदूक छोड़ने से इनकार कर दिया था, या शुरू में उनको जो है बहुत हद तक ये गुमान था। आपको याद होगा कि 1 वर्ष पहले जब गृह मंत्री जी ने इस बात की अपील की थी कि भाई जिनको वार्ता करनी है, बात करनी है, वो आए, अगर वो सामने नहीं आ सकते तो कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ जाएं। उस समय माओवादियों ने इस बात से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे थे और वो बातचीत के टेबल पर आने के लिए तैयार ही नहीं थी। और ठीक 1 साल में जो है सिनेरियो बदल गया, जहां के माओवादी बार बार गिड़गिड़ा रहे थे। रुपेश के कई वीडियोस आए हैं कि भाई हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो, और तब सरकार ने बहुत खूबसूरत कदम उठाया कि भाई बात आपसे अब नहीं होगी, या तो आप गोली खाने के लिए तैयार हुए या बोली आपसे तब जब आप सरेंडर करें। और जो सरेंडर की जो पॉलिसी है या पुनर्वास की जो इस समय बहुत खूबसूरत शब्द दिया गया है पुनर्वास का, तो इस पुनर्वास के साथ जो है आप सामने आ जाए। जगदलपुर में विवेक जी, अभी आपने जो प्रश्न मुझसे किया कि आगे आने की क्या दशा है, तो मैं अभी जगदलपुर में अभी कुछ दिनों पहले ही था, और वहां जो पंडुम कैफे है इसको सरेंडर्ड माओवादी चला रहे हैं। वहां बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां सरेंडर्ड माओवादियों को उपयोग किया गया है, और वो पर्यटन स्थलों को अब सरेंडर्ड माओवादी चला रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर मुझे लगता है, क्योंकि मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि माओवाद और माओवाद के जो रेगुलेटर्स हैं वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के शातिर माओवादी हैं। बस्तर के जो लड़के जो इस संगठन से जुड़े हुए थे, उनको तो इन लोगों ने बहुत तरीके से टूल की तरह इस्तेमाल किया। इसलिए अब जब लगातार सरेंडर हो रहे हैं, तब ये पुनर्वास और पुनर्स्थापन की जो नीति अभी सरकार के सामने आई है, उसके तहत बहुत बेहतर है कि एक नया रास्ता दे दिया जाए। साथ ही साथ बस्तर क्षेत्र में
बहुत संवेदनशीलता के साथ विकास की जो है परिपाटी सामने रखी जानी चाहिए। हम लोगों को ग्राम सभाओं के माध्यम से इन काम को करना चाहिए। पेशा को लेकर के जो है इस समय बहुत चर्चाएं चल रही हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, और मुझे लगता है कि सरकार ने भी बार बार इस बात की घोषणा की है कि अब इस तरफ हम जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जी बिल्कुल आपने बहुत दुरुस्त बात कही है, और मुझे लगता है कि राजीव जी के इस वक्तव्य को एक वीडियो जरूर लोगों को सेव करना चाहिए कि उन्होंने जो ये बीते 4 से 5 मिनट में बात बताई है, ये बहुत दुर्लभ बात है। मैं वात्सल्य जी, बदल रहा है दौर, कोई हम इनकार नहीं कर सकते इस बात से। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप बीजेपी से हैं या अभिनय जी कांग्रेस से हैं तो मैं कोई ऐसी बात कहूं जो तड़के वाली हो, लेकिन बदलते दौर में हमने बहुत कुछ खो भी दिया। हमने असंख्य जवान खो दिए, हमने बहुत सिविलियन भी खोए। तो मुझे लगता है कि हम नक्सलवाद को तो टाटा बाय बाय कर देंगे, लेकिन ये जो बड़ी क्षति है हम इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। वात्सल्य जी, देखिए निश्चित तौर पर विवेक जी, जो नुकसान हुआ है उसे भुलाने में समय तो लगेगा। देखिए कभी भूल नहीं पाएंगे। आज जो है हम आजादी से 75 साल अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और निश्चित तौर पर जैसा कि राजीव रंजन जी ने बताया, मैं राजीव रंजन जी को तो अपने आप में, जब नक्सलवाद की बात होती है तो मैं उन्हें एक इंस्टीट्यूशन मानता हूं। और आप ही की बात का मैं जवाब दूंगा विवेक जी। राजीव रंजन जी ने अपने एक इंटरव्यू में एक छोटी सी बात कही थी जो कहीं ना कहीं मुझे याद रह गई। मैं उनकी वही बात बताता हूं कि जब हम नक्सलवाद की बात करते हैं तो वो एक आइसबर्ग की तरह है। उसका टिप जो है सिर्फ हमें दिखता है, और हम सब सोचते हैं कि सिर्फ उतना ही नक्सलवाद है, मगर उससे ज्यादा नक्सलवाद धरातल में अंदर में फैला हुआ है विचारधारा के माध्यम से। इन्होंने पंडुम कैफे की बात की। देखिए 2 तरीके से लड़ाइयां चल रही है आज, और किस तरीके से इस जख्म को भुलाया जाएगा, मैं उसकी एक रणनीति जो हमारे सरकार की है वो आपको बताऊंगा। एक लड़ाई वो जो आइसबर्ग का टिप है, जो बंदूक से लड़ी जा रही है, वो हम सब देख रहे हैं, मगर जो दूसरी लड़ाई, जो विचारधारा को खत्म करने की लड़ाई है, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट से खत्म होगी। आज वाकई में आप अगर पंडुम कैफे जाएंगे, आपको गर्व होगा विवेक जी, हर भारतीय को वहां जाकर गर्व होगा कि कितनी खूबसूरत ये योजना है। वो सरेंडर्ड नक्सली इतने प्यार से वो कैफे चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप जख्म की बात कर रहे हैं ना, वो भुलाए जा सकते हैं अगर इस तरह की रणनीति के साथ काम किया जाए। ठीक है, बेहतर बात है। अभिनय जी, ये हम नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश जानता है कि 2013 में आपकी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, प्रथम पंक्ति के नेता आपने खोए, और कोई इस बात को इनकार नहीं कर सकता। ये राजनीति से ऊपर की चीज़ है कि भाई छत्तीसगढ़ की भी बहुत बड़ी क्षति हुई थी, बहुत बड़े स्तर के नेता हुए। और सबसे बड़ी बात तो दुर्दांत एक रूप हमने देखा था कि नक्सल संगठन के वो जो लोग थे, उनका एम्बिशन क्लियर था, वो एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रहे थे। जब कुछ नेता मर चुके थे, उसके बावजूद उनकी जो AK-47, AK-97, 57, न जाने कौन कौन से हथियार थे वहां पर, वो लगातार मैगजीन खाली करे जा रहे थे। यानी एक मैसेज था। पर आज की डेट कहती है कि उस 2013 का छत्तीसगढ़ और 2025 का ये 12 साल की यात्रा बताती है कि नक्सल संगठन बहुत हद तक अब हाशिए पर पहुंच चुका है। निश्चित तौर पे 2013 पे जो घटना हुई थी वो तो झकझोर देने वाली घटना थी। पूरे भारत के, आप पूरे विश्व पटल पर इसकी जितनी भर्त्सना उस समय भी की गई थी, अभी भी की जाए कम है। और जैसे कि मेरे साथी प्रवक्ता मूर्ति जी ने जो बात कही विकास को लेकर के, पहले भी मैंने ये बात को कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूं कि बस्तर कहीं ना कहीं विकास से अछूता था विगत कई दशकों से। जब हमारे पास सत्ता आई 2018 में, तो इन 5 सालों में सड़कों पे, बिजली पे हम सब लोगों ने काम किया। और जो वनवासी हैं, आदिवासी हैं, जो कहीं ना कहीं जंगल की जो चीजें हैं उस पर निर्भर करते हैं, चाहे साल हो, बीज हो, और जो वनोपज हो, उन चीजों पे जब हमने मूल्य बढ़ाए, मूल्य वृद्धि हुई। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जब एक आमचूर बोलते हैं हम लोग, अगर आप आम को काट सुखाएंगे उसको आमा खोइला बोलते हैं, लोकल भाषा में आमचूर बोलते हैं। जी। अगर आप उसको हंसिया से काटेंगे लोहे से, वो काला पड़ जाता है। भूपेश बघेल जी ने कलेक्टर को आदेश देकर के ऐसे के चाकू दिए थे, और चाकू देकर के जब वो फाइन जब कटता था, वो अमचूर वो व्हाइट रहता था, वो अमचूर देश क्या विदेश तक जाता था।
ऐसा करके जब हम लोग आगे बढ़ते गए और वहां के जो वनवासी हैं, आदिवासी हैं, उनको उनका अधिकार देते गए, पट्टा बांटते गए, और जो शिक्षा के ऊपर और सड़कों पर जो हमने वर्क किया, जब वहां के लोग जागरूक हुए तो आज हम लोग इस टीवी में बैठ करके ये बात कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बस्तर है वो नक्सल मुक्त हो रहा है। अहम बात है, सबके लिए खुशी की क्योंकि बात है। हम बहुत सुगम जीवन जीते हैं, उनका जीवन बहुत दुर्गम है। राजीव जी, वैसे तो अब जो ताजा अपडेट खबर ये है कि साहब बड़े कमांडरों की तलाश चल रही है, वो हो भी जाएगी, या तो वो सरेंडर करेंगे या एनकाउंटर होगा, क्योंकि दृष्टि तो यही है, या गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन ये इतना बड़ा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, बंगाल में ये पनपता कैसे चला गया? दक्षिण के राज्यों को इसने कैसे घेरा? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन आपसे एक संक्षेप में जवाब चाहूंगा। जी विवेक जी, निश्चित रूप से यह सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इस बात को आप समझ लीजिए कि जो नक्सलवाद है उसको जब लगातार जो है सोशियो इकोनॉमिक समस्या के साथ जोड़ा जाता रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। नक्सलवाद विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक मूवमेंट है और जिसका मूल उद्देश्य हमारी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना और अपनी व्यवस्था को प्रतिस्थापित करना है। इनका सपना ही लाल किले पर लाल निशान लगाना है। और इसके लिए वो अपना जो रास्ता है वो मजदूरों में, किसानों में और आदिवासियों में ढूंढते हैं। मजदूरों में अब उनको रास्ता मिल नहीं रहा, उस तरीके से जो है मजदूर संगठन माओवादियों के साथ जुड़ नहीं रहे। किसानों में अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा, किसानों के संगठन अपने तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब वो आदिवासी क्षेत्रों में जो है घुस करके उनको संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो उनको जागरूकता की जो कमी उनको वहां दिखाई पड़ रही है, वहां से उनको लगता है कि उनको अपना कैडर मिल जाएगा और इस तरीके से वो विस्तारित हो रहे हैं। अब जहां जहां इस समय माओवादी हैं उन क्षेत्रों को देखे विशुद्ध रूप से जनजातीय क्षेत्र हैं, तो इसलिए हमको यह देखना चाहिए कि इन्होंने विस्तार बहुत योजनाबद्ध रूप से किया है। और जिस बात को वात्सल जी कह रहे थे अभी कि जो नीचे जो सिरा है माओवाद का, जो बर्फ के नीचे डूबा हुआ सिरा है, वो यही है, ये उनके थिंक टैंक है। बहुत खुशी की बात है कि अभी इनके थिंक टैंक भी सरेंडर कर रहे हैं। ये लोग तब तक सरेंडर नहीं कर रहे थे जब तक बंदूक की गोली उनकी कनपट्टी तक नहीं पहुंची। जब ये देखा गया कि बसवा राजू जो है इतना पूरा का पूरा सिक्योरिटी लेकर के चल रहा है, उसके बाद भी मारा गया। जब हिडमा जैसा जो है माओवादी जो की पूरी बटालियन को हेड कर रहा था, वो मारा गया। बड़े बड़े माओवादी जब मारे गए और जब नेताओं को इनके लगा कि अब जो है गोली उनकी कनपट्टी तक पहुंच चुकी है, तब इन्होंने धड़ाधड़ सरेंडर करना शुरू किया और सरकार के पक्ष में या व्यवस्था के पक्ष में बात करने लगे और संविधान को हाथ में उठा करके दिखाने लगे कि हम इस संविधान के साथ हैं। हमारा जो बस्तर है या हमारे जो छत्तीसगढ़ है, उसमें अभी अविनय जी अपने भाई के बारे में बता जी जी कोई किसी तरीके से या तो नक्सल पीड़ित है या हमने उस विभीषिका को अपने सामने देखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम इतिहास के बदलते हुए दौर में हैं, उसको बदलते हुए देख रहे हैं और हमको बिल्कुल खुले हृदय से इस बात का स्वागत करना चाहिए कि अब उस तरीके की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। और बदलते हुए बस्तर में या बदलते हुए छत्तीसगढ़ में हम सभी को खुले हृदय से अपना योगदान देना चाहिए। इस बदलते हुए छत्तीसगढ़ को हम सबको देखना सुखद है और हमने ये देख लिया कि आतंकवाद समाप्त हो रहा है और इस आतंकवाद का समाप्त होना बहुत सुखद है। हम सबको इस बात का संतोष होना चाहिए। एक और चीज विवेक जी, अंत में दो चीजें कहूंगा कि चैन से भी बैठ जाने का समय नहीं है। अभी बीजापुर में 2 घटनाएं हुई हैं, एक ठेकेदार का गला रेत के मार दिया गया और अभी 18 माओवादी मारे गए हैं और 3 जवान हमारे शहीद हुए। इसका मतलब यह है कि जब दिया जब बुझने लगता है तो बहुत तेज से भभकता है। तो माओवादियों को जो है एक घटना की जो है प्रतीक्षा रहती है जहां वो अपने आप अपनी उपस्थिति को दिखा सकते हैं। तो जरूरी है कि बहुत सतर्क बिल्कुल समझा जा सकता है राजीव जी, ये जो प्रतिकार अभी नक्सल कर रहे हैं नक्सल संगठन, इसका भी इलाज जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी हमारे साथ जुड़े और बेहद दुर्लभ आपने बातें भी जनता के सामने, दर्शकों के सामने रखी है। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए BSTV। नमस्कार।